So children, today we are going to start with the new chapter जिसकी starting कुछ ऐसे होगी। आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा titled as What is a market? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा a system where buyers interact with sellers. Am I correct to this? एक ऐसा सिस्टम जहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायर्स किस लिए आएगा भाई? गुड्स खरीदने के लिए। सेलर किस लिए आएगा? गुड्स को बेचने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज अ मार्केट, बाजार बेसिकली। अब प्लीज ये मत बोलिएगा सर तो OLX हो गया, उनका टैगलाइन था वेयर बायर मीट सेलर्स। ओके, क्विकली डू इट। फर्दर पुट द हेडिंग classification of market, children. So market is practically classified in multiple parts, children. अगर हम इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन लेके चलें तो मार्केट इज क्लासिफाइड एज दैट विच इज नोन एज गुड्स मार्केट एंड अदर इज नोन एज factors market. Goods market is a market where we interact for buying and selling what is called as goods and services, and factors market is a market where we interact for factors of production. खोपड़े में बात गई। सर्विसेज की जब हम बात करते हैं बच्चों तो देर आर मेनी 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 सर्विसेज, आउट ऑफ विच वन इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल सर्विस. व्हाट इज अ फाइनेंशियल सर्विस? अ सर्विस वेयर देयर इज गिव एंड टेक ऑफ मनी और money related instruments, and these money related instruments are called as, children, short term financial instruments and long term financial instruments. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर नोन एज शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, एंड द मार्केट वेयर दे आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट. पूरी कहानी समझ में आई लोगों को? झटपट इस फ्लो चार्ट को लिख लें बच्चों. तो बच्चों ये पूरी समस्या का समाधान हो गया. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, एक जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं, एक जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जहां पे बिकते हैं उस मार्केट को फैक्टर मार्केट बोलते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बिकते हैं उसको गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट बोलते हैं. सर्विसेज बहुत तरीके की होती है, इंश्योरेंस भी है, उसमें बैंक का भी काम है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी है, उसमें एयरलाइन सर्विस भी है, उसमें टेलीकॉम सर्विस भी है, झाड़ू पोछे की सर्विस भी है. जो क्लास में गायब रहते हैं वो झाड़ू पोछे की सर्विस में गए हुए हैं. तो सो कॉल्ड आपको जो पढ़ना है दैट इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच मींस गिविंग एंड टेकिंग ऑफ मनी. तो यहाँ पे मनी या मनी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पे दो तरह की चीजें आती है. वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म, अदर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म. सर ये शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है? पढ़ेगा अभी, बिल्कुल परेशान मत होइए. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली आते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, और जहां पे जिस मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, दैट मार्केट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट या इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट, ऐसे ऐसे नाम है. और सर ये शॉर्ट टर्म वालों को कुछ नहीं बोलते ना, इनको भी बोलते हैं. दिस इज नोन एज मनी मार्केट. व्हाट? मनी मार्केट. तो मैं एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन चेंज करना चाहूंगा चिल्ड्रन. ये जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला है ना, आप इसको लिख लीजिए चिल्ड्रन कैपिटल मार्केट, और इसी के दो पार्ट्स बना लेते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मिला के जो बनता है चिल्ड्रन
that is called as फाइनेंशियल मार्केट. थोड़ा सा ग्रूम कर दिया मैंने इसको. Got it? You may edit this and copy this quickly. So let's continue further children. यहाँ तक I hope so सबको कहानी मेरी जुबानी क्लियर हो गई. So in an economy there are two sectors children. अब अच्छे कहेंगे सर कितनी बार हम ये सेक्टर्स पढ़ेंगे, हमको तो ये नहीं समझ आता. हमने इसी चीज को इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सर. एक बार नेशनल इनकम में पढ़ा था, एक बार सर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आप पढ़ा रहे हैं. इसमें फिर से मनहूस चला आया. समझ में आ गई बात? मैंने बच्चों मैस्लो की थ्योरी जीवन में 9 बार पढ़ी है. कितनी बार? 9 बार. MBA में पढ़ी, MCOM में पढ़ी, BEd में पढ़ी, MPhil में पढ़ी, एक बार 10th में पढ़ी थी क्योंकि हमारे ICSE में 10th में भी कॉमर्स था हमारे पास. फिर एक बार टीचर ने जानबूझ के 11th में पढ़ा दी ये बोल के कि 12th में काम आएगी, और 12th वाला टीचर फिर पढ़ाया उसको. समझ में आ गई बात? तो काफी बार आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी. तो ये जो हाउस होल्ड होते हैं ना, ये कौन होते हैं सर? हनुमान जी का हमको तो एग्जाम्पल लग रहा है सर. उन्होंने पहाड़ उठाया था, इन्होंने घर उठा लिया. नहीं नहीं नहीं. हाउसहोल्ड्स आर द इंडिविजुअल्स. आई रिपीट, हाउसहोल्ड्स आर द इंडिविजुअल्स. ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, बट ये पूरा पैसा खर्च नहीं करते. ये कुछ पैसा सेव करेंगे. तो जहां पे ये पैसा सेव करेंगे वो कोई इंस्टीट्यूशन होगा, लाइक बैंक, लाइक अ कंपनी, लाइक अ पोस्ट ऑफिस, लाइक अ स्कीम विच इज नोन एज म्यूचुअल फंड. और वहां पे ये अपना पैसा डाल देते हैं, और फिर ये पैसा आगे बिजनेसमैन को मिलता है. बिजनेसमैन इस पैसे को एज अ बोरोइंग इनसे लेते हैं और उससे अपना बिजनेस करते हैं. तो मान लीजिए कि पूरे इंडिया में 100 करोड़ रुपए हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स ने कमाया. उसमें से 60 करोड़ तो डे टू डे लिविंग में खर्च हो गया. हाउ मच इज लेफ्ट? 40 करोड़. अब 40 करोड़ में 10 करोड़ ने अपने घर में रख लिया, रात बेरात कभी जरूरत पड़ जाए. और बाकी का 30 करोड़ बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, यहां पे इन्होंने डाल दिया पैसा. ये सेविंग है अभी. अब ये पैसा अल्टीमेटली कंपनीज को मिल गया, बिजनेसमैन को मिल गया. बिजनेसमैन इस 30 करोड़ रुपए को अपने बिजनेस में लगा के साल का 10 करोड़ कमाएंगे. 30 करोड़ लगा के 10 करोड़, 33% हो गया. 33% हो गया. 10 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए अपनी जेब में रखेंगे और 3 करोड़ रुपए उन बैंक्स को दे देंगे जहां से बिजनेसमैन ने आपका पैसा लिया है. तो 30 करोड़ बिजनेसमैन ने बोरो किया, 3 करोड़ बैंक को दे दिया. कितना परसेंट हो गया? 10%. बैंक 2% अपने पास रख लेगा, दैट इज 60 लाख रुपए, और 2 करोड़ 40 लाख उन लोगों को दे देगा जिन्होंने 30 करोड़ रुपए जमा कराया था. 30 करोड़ था ना? हाँ, तो 2 करोड़ 40 लाख इज 8%. तो अगर आप बैंक में मनी इन्वेस्ट करते हो तो इन बिजनेसमैन को बैंक से मिल जाता है पैसा. अगर आप डायरेक्टली इन कंपनीज का शेयर खरीदते हो तो डायरेक्टली इनको पैसा मिल जाता है. अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे डालते हैं तो वो पैसे बच्चों कॉर्पोरेट्स को नहीं दिए जाते, वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं. अल्टीमेटली पैसा जाता है कॉर्पोरेट के पास ही है. कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को रोड बनवानी है, समझ में आ गया? रेलवे ट्रैक ले करवाना है, तो कोई रेलवे मिनिस्टर खुद तो आएंगे नहीं ट्रैक बिछाने के लिए, या रोड बनाने के लिए, डामर डालने के लिए हमारे गडकरी साहब खुद तो आएंगे नहीं. किसी कंपनी को, लाइक टाटा को, लार्सन टूब्रो ग्रुप को, L&T आदित्य बिरला ग्रुप, इन कंपनीज को ठेका दिया जाता है. तो अल्टीमेटली दोज हु अर्न एंड सेव मनी आर द हाउसहोल्ड्स, आर द इंडिविजुअल पीपल इन द कंट्री, एंड वेयर इट इज इन्वेस्टेड इट इज कॉल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन. वही बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट होता है. और जिनके पास ये पैसा जाता है दे आर द फर्म्स इन इकोनॉमिक्स, और बिजनेस स्टडीज में या कॉमर्स की भाषा में इनको बिजनेस फर्म्स बोलते हैं. तो ये आपके पैसे से बिजनेस करते हैं, फिर आपको अपना कुछ पैसा रोक के रिटर्न्स के नाम पे इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह बांट देते हैं. बट द मिडिल एजेंसी is known as the financial market. It could be a bank, it could be a stock market, it could be a mutual fund house, it could be any institution. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जैसे आप हैं एक बायर, मैं हूं एक सेलर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यू पे फॉर द सर्विसेज दैट आई गिव टू यू. तो दिस इज कॉल्ड एज एकेडमिक मार्केट. व्हाट? एकेडमिक मार्केट. बट ये मार्केट थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, इसमें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस का लेवल बढ़ जाता है. बट फाइनेंशियल मार्केट में स्ट्रिक्टनेस जैसी चीज नहीं है. डिसिप्लिन होता है, मॉनिटर होता है इनका भी, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चीज उतनी नहीं होती है. तो झटपट ये 2 लाइनें कॉपी कर लीजिए. तो ओनर्स ऑफ फंड्स, जो पैसा बचाते हैं, दे आर द हाउसहोल्ड्स. इनको बच्चों आप सरप्लस यूनिट भी बोलते हैं. आई रिपीट चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सरप्लस यूनिट्स. एंड बिजनेस फर्म्स विल बी कॉल्ड एज deficit units, those who need money. Put it fast. चलिए बच्चों, let's continue further.
तो आप अपने आप को बच्चों बोल सकते हैं सरप्लस यूनिट, और बिजनेसमैन को बोल सकते हैं डेफिसिट यूनिट। सर मान लीजिए हमारे पापा ही बिजनेस कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके पापा ने कहीं से पैसे बोरो किए, अब पापा ने कमाया तो पापा भी तो कुछ ना कुछ बचाएंगे, तो पापा का बचा हुआ कोई और बोरो कर लेगा। तो एवरीबडी हु इज अर्निंग एंड सेविंग इज नोन एज अ surplus unit, and everybody who needs that money is known as deficit unit. Got it? समझ में आ गई कहानी? तो भाई हर बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होता है दो चीजों के लिए। अब जरा पिछले चैप्टर की कुछ क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स के लिए जो भी मनी चाहिए चल रहे हैं, वी कॉल इट एज व्हाट? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको याद करिए, सी से स्टार्ट होता था, कैपिटल बजटिंग। और जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्किंग कैपिटल। खोपड़े में बात गई? 2 लाइन इसकी भी झटपट लिख लें लोग। चलिए, सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये एक शब्द है आपके सामने, अभी मैंने आपको बताया। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सेवर्स ऑफ मनी, द सरप्लस यूनिट्स, द हाउसहोल्ड पुट देयर मनी, एलोकेटेड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और जो डेफिसिट यूनिट होता है, दैट इज बिजनेसमैन, व्हाट दे डू? दे बोरो मनी। समझ में आ गया? तो यही बात आपने बैंकिंग में पढ़ी थी, यही बात आपने थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में समझी, यही बात आपको यहां समझाई जा रही है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? सो इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही आपके पैसे चैनलाइज होते हैं। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर आई पुट माय मनी इनटू बैंक, माय मनी इज टेकन बाय सम बोरोअर। तो सर मैं डायरेक्टली उसी बोरोअर को अगर पैसा दे दूं, तो बीच का जो बैंक का प्रॉफिट है वो भी मेरे को मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बट आपका रिस्क भी तो बढ़ जाएगा। आपने बैंक में अगर 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, बैंक आपको कह रहा है हम 7.2% इंटरेस्ट देंगे, एंड योर मनी इज लेंड टू अडानी एंड अंबानी। वो भाग भी अगर जाते हैं तो योर मनी इज सेफ एंड सिक्योर, इंश्योरेंस भी होता है उस पैसे का, बट वो सिर्फ 5 लाख तक होता है, बट योर मनी इज सेफ एंड सिक्योर। अगर वो लोग भाग भी गए तो आरबीआई के पास इतना बैंक का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि उसमें से आपका पैसा वापस दे दिया जाएगा। बट डायरेक्टली अगर आपने अडानी और अंबानी के शेयर खरीद लिए, तो ठीक है, बैंक 7.2 देगा, रिस्क इज थियोरेटिकली समथिंग, बट प्रैक्टिकली तो जीरो रिस्क ही होता है, आपका पैसा जनरली डूबता नहीं है। बट अगर आप लिखा पढ़ी में बात करें तो बस 5 लाख रुपए तक सेफ है, बट वैसे डूबता नहीं है। अगर आप डायरेक्टली अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर के शेयर खरीद लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लें, तो भाई रिटर्न तो 12-14% हो सकता है, 100% भी हो जाए, बट रिस्क भी उतना ही है। तो अगर आप चुलबुल पांडे हैं तो सीधे स्टॉक्स में लगा दीजिए पैसा, मक्खी सिंह पांडे हैं तो आप बैंक के थ्रू लगाइए, रिटर्न्स कम होंगे बट गारंटीड होंगे। अगेन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब भी इंटरमीडिएशन है चिल्ड्रन। कौन इंटरमीडिएट होगा उस केस में? आपका स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएट होगा, जहां पे जाके आप शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे। आपके स्टॉक ब्रोकर्स, आप डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर सकते स्टॉक मार्केट में। जस्ट लाइक दैट, अगर आपको कोर्ट में किसी के खिलाफ केस करना है तो आपको एडवोकेट चाहिए, लॉयर चाहिए। क्यों सर, हम केस नहीं लड़ सकते? सर रुस्तम मूवी में तो उसने केस लड़ा था, मूवी थी, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। खोपड़े में बात गई, ऐसा क्यों सर? अब किसी ने किसी को मर्डर कर दिया चाकू से, ठीक है, तो जिसका मर्डर हुआ उसका रिश्तेदार अगर हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जाता है, पता क्या बोले? जज साहब चाकू भोंक दिया। दिस इज नॉट द वर्ड यू आर गोइंग टू यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जज साहब आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगा के निपटा देंगे आपको जेल में। तो वकील को सही तरीका पता है, वकील को सही तरीका पता है। जैसे काफी स्कूल लेवल के बच्चे बात करना टीचर से तमीज भूल चुके हैं, तो वैसे एक लेमन को भी कोर्ट में बात करने की तमीज नहीं होती। तो सर उसको तमीज सिखाई कैसे जाती है? उसको तमीज 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स या 3 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद लॉ कोर्स कराया जाता है, उसमें उसको तमीज सिखाई जाती है। और अगर कोई वकील साहब अपनी तमीज से बाहर हो जाते हैं तो जज साहब उनको निपटा देते हैं। 6 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है, 15 दिन की आपको सजा सुनाई जाती है। इसलिए वहां ज्यादा पटर पटर बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। बकवास लोग 2 ही जगह करते हैं, 90% घर में, 10% टीचर के सामने। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? उसके बाद उनकी बकवास करने की हिम्मत होती नहीं है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हर जगह है बच्चों। आप अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो बैंक इज योर इंटरमीडियरी, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स आर योर इंटरमीडियरी। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तब भी बच्चों स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर ही आपका इंटरमीडियरी होता है। आपने पैसे दिए स्टॉक ब्रोकर को, ब्रोकर उस पैसे को कंपनी तक पहुंचाने के लिए, म्यूचुअल फंड तक पहुंचाने के लिए आपकी हेल्प करेगा, और वो पैसा म्यूचुअल फंड हाउस कल सवेरे बाजार में शेयर्स खरीद के आपके नाम पे इन्वेस्ट कर लेगा। मार्केट बढ़ा तो प्रॉफिट, घटा तो लॉस। रिस्क फैक्टर इज मोर इन स्टॉक मार्केट। बैंक में प्रैक्टिकली रिस्क फैक्टर 0 होता है।
तो इसी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के प्रोसेस में जो सिस्टम इन्वॉल्व है, जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आ गई पूरी बात? झटपट लिख लें बच्चों इसको। सो एलोकेशन कैसे होता है फंड्स का, समझ में आ गया? सिक्योरिटी चाहिए, लेफ्ट में जाइए, रिटर्न चाहिए, राइट में आ जाइए। गॉट इट? तो आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब भी पैसा बिजनेसमैन के पास जाएगा, आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तब भी पैसा बिजनेसमैन के पास जाएगा। तो सर ये ब्लू लाइन तो समझ में आ गई, मनी जा रहा है। और ग्रीन लाइन क्या है? आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे। तो यू कैन कॉपी दिस डायग्राम एंड आप इसका एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हैं। आपने मनी डिपॉजिट किया इन द बैंक एट 7% पर एनम। बैंक को पता है कि मेरे खर्चे हैं 4% के, रिस्क के लिए 1% और जोड़ लिया, तो बैंक इन्हें लेंड करेगा लेटस से एट 4 + 1 5 एंड 7 कितने परसेंट पे चलन? 12% पे। ये लोग बैंक को 12% इंटरेस्ट देंगे, बैंक इसमें से 5% अपने पास रखेगा और 7% आपको पास ऑन कर देगा। Whereas when you invest in shares, there is what is said as unsaid returns. चलिए प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो सेड रिटर्न्स हैं, बट इक्विटी शेयर में कोई भी सेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। डिबेंचर्स में कंपनी आपको परसेंटेज प्रॉमिस कर देगी। कंपनी ने मान लीजिए आपसे दैट इज पब्लिक से 100 करोड़ रुपए लिए, इस 100 करोड़ को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सेल्स की साल भर में 1000 करोड़ की, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 4% का, नेट प्रॉफिट सारे खर्चे काट के, तो कंपनी ने बच्चों 1000 करोड़ में कितने पैसे कमा लिए? आंसर 40 करोड़। 40 करोड़ रुपए में इनको लेटेस्ट से इंटरेस्ट देना पड़ गया, मान लीजिए 4 करोड़ रुपए का। स्टिल दे आर लेफ्ट विद अ सरप्लस ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 36 करोड़। 36 करोड़ में मान लीजिए 16 करोड़ रुपए इन्होंने डिविडेंड के नाम पे शेयर होल्डर्स को दे दिए, एंड दे हैव अ बैलेंस ऑफ हाउ मच चिल्ड्रन? 20 करोड़। याद होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन में पढ़ा हुआ है। गॉट इट क्लियर? सो कोइंसिडेंस है, सारे चैप्टर्स में आप लेफ्ट राइट एक ही चीज पढ़ रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं और कुछ प्रैक्टिकली। जब सब पढ़ेंगे तभी सब समझ में आएगा। बी क्विक चिल्ड्रन। और इसीलिए सिलेबस इतना साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है कि सारे चैप्टर्स साथ साथ चले तो स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। चलिए, आई होप सो पूरा डायग्राम इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। चलते हैं आगे चिल्ड्रन। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां पे बोरोअर्स और लेंडर्स, लेंडर्स कौन होते हैं? अगेन सेवर्स, जो अपना पैसा बैंक्स को देंगे, फिर बैंक बनेगा डायरेक्ट लेंडर फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सर क्रिएशन क्या हुआ? भाई मैंने पैसे बैंक में लगाए तो बैंक आपको लेंड करेगा पैसा, तो एक तरह का लोन हो गया, एक तरह का लोन। तो बैंक के लिए लोन एसेट होता है क्योंकि बैंक ने लोन दिया है। गॉट इट क्लियर? और अल्टीमेटली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन दिया जाएगा। आप बैंक से लोन मांगिए और कहिए मेरे को घोड़े की रेस में पैसा लगाना है, मेरे को कसिनो में जाके गैम्बल करना है, सट्टा खेलना है, देगा बैंक पैसा? नो, बैंक पुलिस को आपका फोन नंबर दे देगा। आप कहिए कि मेरे को शादी करनी है, बैंक कहेगा अरे ये तो बहुत रिस्की है, इसके लिए हम बिल्कुल लोन नहीं देंगे। तो बैंक बेसिकली आपको लोन देता है सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, और ये भी देखा जाता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज मस्ट, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो इसके बाद की कहानी बच्चों अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।